साल 2014 का फरवरी का महीना। जगह थी अमेरिका की इलिनॉय स्टेट में पड़ता एक टाउन कार्बनडेल। यहाँ की लोकल पुलिस और सर्च एंड रेस्क्यू के कुछ वॉलंटियर्स पिछले 5 दिनों से एक 19 साल के प्रवीण वर्गीस नाम के लड़के को ढूंढ रहे थे और फिर इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का एंड हुआ 18 फरवरी 2014 को, जब पुलिस ने कार्बनडेल के पास ही एक जंगल से प्रवीण वर्गीस की लाश को बरामद कर लिया। जिस जगह पर प्रवीण की लाश मिली वो जगह उसके कॉलेज कैंपस से ज़्यादा दूर नहीं थी और जिस जगह पर प्रवीण को आखिरी बार देखा गया वो जगह भी यहाँ से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर थी। प्रवीण की लाश मिलते ही इस केस में एक बहुत ही रहस्यमय माहौल बनना शुरू हो गया। पुलिस की थ्योरी थी कि प्रवीण एक रात किसी पार्टी से शराबी होकर निकला और रात को रास्ता भटक जाने के कारण वो एक जंगल में गुम हो गया और मौसम बहुत ज्यादा ठंडा होने के कारण उसकी हाइपोथर्मिया से मौत हो गई। लोकल पुलिस ने प्रवीण की मौत को एक एक्सीडेंटल डेथ बताकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन को वहीं पर बंद कर दिया, लेकिन प्रवीण का अपना परिवार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, जिस कारण उन्होंने प्रवीण की डेड बॉडी का प्राइवेटली एक मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने का फैसला किया। और इस मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट में जो भी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई उसने कार्बनडेल पुलिस डिपार्टमेंट को इस केस की इन्वेस्टिगेशन को दोबारा खोलने पर मजबूर कर दिया। अपनी आज की इस वीडियो में हम नजर मारेंगे उन हालातों पर जो प्रवीण की मौत का कारण बनी और कैसे उसके परिवार ने उसको इंसाफ दिलवाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। पर क्या इस लड़ाई के एंड में प्रवीण को इंसाफ मिल पाया? इसी पर बात करते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। प्रवीण वर्गीस शिकागो का रहने वाला था और वो कार्बनडेल में ही पढ़ते सदर्न इलिनॉय यूनिवर्सिटी के कैंपस में सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी के पास ही एक घर को किराए पर लेकर रहता था। अब 12 फरवरी 2014 को प्रवीण वर्गीस कार्बनडेल में ही एक बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए गया हुआ था और फिर रात के 11 बजे उसने इस पार्टी से निकलकर अपने घर की तरफ चलना शुरू किया। अब सड़क पर अपनी घर की तरफ जा रहे प्रवीण वर्गीस के पास से एक पिकअप ट्रक निकला और इस पिकअप ट्रक का ड्राइवर था 19 साल का गेज बिथून। ये लड़का भी सदर्न इलिनॉय यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। अब इस लड़के ने प्रवीण को जब सड़क पर पैदल जाते हुए देखा तब इसने अपना पिकअप ट्रक रोककर प्रवीण को लिफ्ट ऑफर की। उस रात का टेम्परेचर -1 डिग्री के आसपास था और प्रवीण ने भी इतनी ठंड में पैदल चलना ठीक नहीं समझा और उसने गेज के द्वारा ऑफर की गई लिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया। अब आगे चलकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन में जब पुलिस ने गेज बिथून से पूछताछ की तब उसका कहना था कि जैसे ही प्रवीण उसकी गाड़ी में बैठा कुछ ही मिनटों बाद इन दोनों में कोई आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया। गेज का ये भी कहना था कि प्रवीण ने उस रात बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, जिस कारण किसी छोटी सी बात को लेकर इन दोनों के बीच जो आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ वो जल्दी ही फिजिकल हो चुका था। इसके बाद गेज बिथून ने अपने पिकअप ट्रक को सड़क की साइड पर ही रोक दिया और यहाँ पर उसका कहना था कि प्रवीण ने दोबारा अगले कुछ मिनट उसके साथ हाथापाई की और फिर वो एकदम से भागकर पास के ही जंगल में चला गया। अब जिस वक्त गेज बिथून और प्रवीण में ये सब कुछ चल रहा था उसी वक्त पास में ही हाईवे से एक पुलिस की गाड़ी भी गुजर रही थी। इस पुलिस की गाड़ी में सवार था स्टेट ट्रूपर क्रिस मार्टिन और जैसे ही क्रिस मार्टिन ने सड़क की साइड पर एक पिकअप ट्रक को खड़े देखा उसने अपनी गाड़ी को इस पिकअप ट्रक के पीछे जाकर पार्क कर दिया और ये सारा कुछ पुलिस की गाड़ी में लगे वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गया। इसके बाद क्रिस मार्टिन ने वहीं पर पिकअप ट्रक में मौजूद गेज बिथून से कुछ सवाल जवाब करने शुरू किए, पर उस वक्त मौके पर गेज बिथून के द्वारा पुलिस ऑफिसर क्रिस मार्टिन को जो बयान दिया गया वो उसकी बाद की दी गई स्टेटमेंट से मैच नहीं करता था। क्रिस मार्टिन ने गेज बिथून को पूछा कि वो इतनी रात को सड़क की साइड पर खड़ा क्या कर रहा है। इस सवाल के जवाब में गेज बिथून का कहना था कि उसको एक अफ्रीकन अमेरिकन आदमी ने लूटने की कोशिश की और जैसे ही इस आदमी ने पुलिस की गाड़ी को वहां पर देखा वो भागकर पास के ही जंगल में चला गया। इसके बाद पुलिस ऑफिसर ने आसपास के इलाके में अपनी फ्लैशलाइट से रोशनी कर इस आदमी को ढूंढने की कोशिश की, पर पुलिस ऑफिसर को वहां पर गेज बिथून के अलावा कोई भी और आदमी दिखाई नहीं दिया और प्रवीण वर्गीस भी उस टाइम तक वहां से जा चुका था। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर क्रिस मार्टिन को गेज बिथून की किसी भी बात पर यकीन नहीं हुआ और अब उसने थोड़ा सख्ती से सवाल करने शुरू किए और यहाँ पर गेज बिथून ने जल्दी ही अपनी स्टेटमेंट को बदलते हुए पुलिस ऑफिसर को बताया कि वो पास में ही एक बर्थडे पार्टी अटेंड करके अपने घर जा रहा था और उसने इस बर्थडे पार्टी में शराब ज्यादा पी ली थी और वो गाड़ी ना चला सकने की हालत में होने के कारण वहीं पर सड़क की साइड में अपना पिकअप ट्रक पार्क करके आराम करने की कोशिश कर रहा था और उसका कहना था कि उसने इस अफ्रीकन अमेरिकन आदमी द्वारा लूटे जाने की झूठी कहानी पुलिस का ध्यान अपने ऊपर से हटाने के लिए बनाई। पुलिस ऑफिसर ने यहाँ पर गेज बिथून का ब्रेथ टेस्ट भी किया, पर इस टेस्ट में ये बात क्लियर हो गई कि गेज बिथून शराबी नहीं था, जिस कारण पुलिस वाले ने उसको वहां से जाने दिया।
अब 13 फरवरी 2014 की सवेर हो चुकी थी और जब पिछली रात बर्थडे पार्टी अटेंड करने गया प्रवीण वर्गीस अपने अपार्टमेंट वापस नहीं पहुंचा, तब उसके मिसिंग होने की खबर जल्दी ही सारी तरफ फैल गई। प्रवीण की शिकागो में रहती फैमिली को भी इस बात के बारे में जानकारी दी गई और फिर जल्दी ही प्रवीण का सारा परिवार शिकागो से कार्बनडेल आकर लोकल पुलिस और वॉलंटियर्स के साथ प्रवीण को आसपास के इलाके में ढूंढना शुरू करता है। यहाँ पर प्रवीण को ढूंढने में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, उनको इस बात का अच्छी तरह पता था कि अगर प्रवीण जंगल में ही कहीं है तो उसको जल्द से जल्द ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी था और प्रवीण इस कड़ाके की ठंड में ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर सकता था। जिस वक्त तक प्रवीण को ढूंढने के लिए कोशिशें शुरू हुई, उस वक्त तक प्रवीण को गायब हुए पहले ही 12 घंटे बीत चुके थे और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, प्रवीण को जिंदा ढूंढने की उम्मीदें भी कम होती गई। और फिर 5 दिन बाद 18 फरवरी को इन सभी लोगों का डर सच हो गया और पुलिस ने कार्बनडेल के पास के ही एक जंगल से प्रवीण वर्गीस की डेड बॉडी को ढूंढ लिया। प्रवीण की लाश पास से ही गुजरती सड़क से ज्यादा दूर नहीं थी, पर वहां पर जंगल बहुत ज्यादा घना होने के कारण 5 दिन तक किसी की भी नजर उस पर नहीं पड़ी और ठंड बहुत ज्यादा होने के कारण बॉडी अभी डिकम्पोज होना शुरू भी नहीं हुई थी। बॉडी के प्रिजर्व होने का सीधा मतलब ये था कि अगर प्रवीण की बॉडी के ऊपर कोई डीएनए एविडेंस होता तो उसको अभी भी इजीली कलेक्ट किया जा सकता था। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने यहाँ पर प्रवीण की मौत के लिए लोगों के सामने एक बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन पेश की। जैक्सन काउंटी कॉर्नर जेम्स जैकोबी के द्वारा प्रवीण की बॉडी के ऊपर ऑटोप्सी परफॉर्म की गई और जेम्स जैकोबी की रिपोर्ट का ये कहना था कि डेड बॉडी के ऊपर कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रॉमा नहीं पाया गया और पुलिस की ऑफिशियल थ्योरी यहाँ पर ये थी कि प्रवीण वर्गीस उस रात पार्टी से बहुत ज्यादा शराब पीकर निकला और अपने अपार्टमेंट की तरफ पैदल चलते हुए वो रास्ता भटक कर एक जंगल में चला गया और इस जंगल में ही उसकी हाइपोथर्मिया के कारण मौत हो गई। पर यहाँ पर प्रवीण की बॉडी की जो टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट थी, उसमें ये बात साफ थी कि जिस वक्त प्रवीण की मौत हुई उस वक्त उसकी बॉडी में कोई भी ड्रग या अल्कोहल नहीं थी। पर यहाँ पर टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट के द्वारा पुलिस की थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट किए जाने के बावजूद पुलिस ने प्रवीण की मौत को एक एक्सीडेंट बताकर इस केस की सारी इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। पर प्रवीण की अपनी फैमिली इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि उसकी मौत एक्सीडेंटल थी और फिर उन्होंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को दोबारा खुलवाने के लिए अपने तौर पर कदम उठाने शुरू किए। प्रवीण की फैमिली के मन में सबसे पहला शक तब पैदा हुआ जब उन्होंने फ्यूनरल होम में प्रवीण की डेड बॉडी को देखा। प्रवीण के माथे के ऊपर चोट के निशान साफ देखे जा सकते थे और ये कोई ऐसी चोट का निशान नहीं था जो किसी के जमीन पर गिरने के दौरान लगे हों। इसके अलावा टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट ने इस बात को भी कंफर्म कर दिया था कि जिस रात प्रवीण की मौत हुई उस रात उसने ड्रग्स या अल्कोहल कंज्यूम नहीं की थी और उसकी लाश भी एक ऐसी जगह पर मिली थी जो मेन रोड के बहुत ही करीब थी, जिस कारण एक 19 साल के तंदुरुस्त लड़के की अपने घर की तरफ पैदल चलते हुए रास्ता भटक जाने के कारण हाइपोथर्मिया से हुई मौत की कोई सेंस नहीं बन रही थी। परिवार का मानना था कि प्रवीण के ऊपर उस रात किसी के द्वारा अटैक किया गया और उसके ऊपर हमला किए जाने के बाद उसको बेहोशी की हालत में सड़क के पास ही घने जंगल में डंप कर दिया गया और उसके सिर पर लगी चोट ही उसके बेहोश होने का कारण थी और बेहोश होने की वजह से ही उसका शरीर फ्रीजिंग टेम्परेचर्स पर एक्सपोज हुआ। पर यहाँ पर प्रवीण की मौत पर शक होने के बावजूद उसके परिवार ने सबसे पहले क्रिश्चियन धर्म के हिसाब से उसके क्रियाक्रम कंप्लीट करने का फैसला किया और फिर सारे परिवार ने कुछ दिनों बाद रीग्रुप होकर इसके आगे क्या कदम उठाने हैं इस पर प्लानिंग शुरू की। अब प्रवीण की मौत के कुछ महीनों बाद उसकी फैमिली ने उसकी बॉडी को एक्सह्यूम करवा के एक प्राइवेट मेडिकल एग्जामिनर की हेल्प लेके मौत के कारणों का पता लगाने का फैसला किया। इस काम के लिए फैमिली के द्वारा एक बहुत ही रीनोन्ड फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर बेन मार्गोलिस को हायर किया गया और यहाँ पर डॉक्टर बेन मार्गोलिस की रिपोर्ट में जो फाइंडिंग्स सामने आई उसने इस केस को पूरी तरह पलट के रख दिया। डॉक्टर मार्गोलिस की रिपोर्ट ये कहती थी कि मौत से पहले प्रवीण वर्गीस की किसी के साथ हाथापाई हुई। प्रवीण की राइट फोर आर्म पर एक बहुत ही डीप कट था जो फोर आर्म की हड्डी तक जाता था और रिपोर्ट में डॉक्टर मार्गोलिस का कहना था कि ये एक डिफेंसिव वुंड थी जो उस वक्त लगी जब वो अपने आप को चाकू से हो रहे एक हमले से बचाने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा प्रवीण की बॉडी के ऊपर से 2 अलग अलग डीएनए सैंपल भी मिले। इनमें से एक डीएनए सैंपल मैच करता था गेज बिथून के साथ। ये एक डायरेक्ट एविडेंस था जो इस बात को प्रूव करने के लिए काफी था कि प्रवीण 12 फरवरी की रात गेज बिथून के कांटेक्ट में आया और शायद अपनी मौत से पहले गेज बिथून के साथ ही उसकी हाथापाई भी हुई। अब डॉक्टर मार्गोलिस की रिपोर्ट में ये बात क्लियर कर दी गई थी कि प्रवीण के सारे शरीर के ऊपर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की चोटों के निशान थे और प्रवीण के माथे पर लगी हुई चोट उसके लिए जानलेवा साबित हुई क्योंकि उसके सिर पर किए गए हमले के बाद प्रवीण बेहोश हो गया और डॉक्टर मार्गोलिस ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि प्रवीण की मौत चाहे हाइपोथर्मिया से जरूर हुई थी, लेकिन उसके माथे पर लगी चोट इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर थी।
अब डॉक्टर मार्गोलिस के द्वारा प्रिपेयर की गई इस रिपोर्ट को जल्दी ही पब्लिक कर दिया गया और इस रिपोर्ट के पब्लिक होते ही प्रवीण के चाहने वाले लोग तो शॉक में थे ही, पर साथ ही कार्बनडेल में रहने वाले लोग भी इस बात को समझ चुके थे कि अगर डॉक्टर मार्गोलिस की ये रिपोर्ट सही थी तो फिर उनकी ही कम्युनिटी में कोई ऐसा इंसान रह रहा है जो शायद एक कातिल है। इसके बाद प्रवीण के परिवार ने इस डॉक्टर की रिपोर्ट को उन सभी लोगों को फॉरवर्ड करना शुरू किया जो उनको लगता था कि इस केस को दोबारा खुलवाने में उनकी मदद कर सकते हैं। जिन लोगों को ये रिपोर्ट भेजी गई उनमें शामिल थे कुछ लोकल जर्नलिस्ट, इलिनॉय स्टेट ऑफिशियल्स और साथ ही कुछ रिटायर्ड हो चुके जज। इसके बाद साल 2015 में प्रवीण के कत्ल के केस को दोबारा खोलने के लिए पब्लिक प्रेशर बिल्ड होना शुरू हुआ और फिर साल 2016 में जाकर इलिनॉय स्टेट ने इस केस में एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया और प्रवीण वर्गीस की फैमिली के द्वारा कार्बनडेल पुलिस डिपार्टमेंट और स्टेट कॉरोनर के खिलाफ इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लापरवाही बरतने के लिए एक सिविल सूट भी फाइल कर दिया गया। ये सिविल सूट स्टेट के पुलिस डिपार्टमेंट और स्टेट कॉरोनर की कार्रवाई के ऊपर फोकस था क्योंकि परिवार का मानना था कि इन्हीं की लापरवाही के कारण प्रवीण की मौत के केस की इन्वेस्टिगेशन टाइम पर शुरू नहीं हो सकी। फिर साल 2016 में जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू हुई तब पुलिस की सारी इन्वेस्टिगेशन फोकस थी गेज बिथून के ऊपर और वही इस केस में प्राइम सस्पेक्ट भी था। और फिर साल 2017 में पुलिस ने अपनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद गेज बिथून को प्रवीण वर्गीस के फर्स्ट डिग्री मर्डर के लिए चार्ज किया। इस वक्त तक गेज बिथून की उम्र हो चुकी थी 22 साल और कोर्ट के द्वारा उसकी बेल की रकम सेट की गई $1 मिलियन और उसके परिवार ने $1 मिलियन का 10% यानी कि $1 लाख कोर्ट में भरकर गेज बिथून को बेल पर रिहा करवा लिया। इस बार की पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई जिसमें गेज बिथून अपने कंधे के ऊपर कोई भारी चीज कैरी करके जाता हुआ साफ देखा जा सकता था, पर यह सीसीटीवी फुटेज क्लियर ना होने के कारण ये कहना मुश्किल था कि क्या ये कोई डेड बॉडी थी या कोई और भारी चीज। अब मई 2018 में इस केस का ट्रायल शुरू हुआ और पहले दिन से ही इस ट्रायल को विटनेस करने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा होनी शुरू हुई। कोर्ट में ज्यादातर लोग प्रवीण वर्गीस की सपोर्ट करने के लिए वहां पर पहुंचे और इनमें से कई लोगों ने प्रवीण की फोटोज को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था और इस केस के प्राइम सस्पेक्ट गेज बिथून की सपोर्ट करने के लिए उसका सारा परिवार भी कोर्ट में हाजिर था। प्रोसिक्यूशन का केस यहाँ पर क्लियर था। उनका मानना था कि प्रवीण वर्गीस 12 फरवरी की रात 11 बजे बर्थडे पार्टी से निकलकर अपने अपार्टमेंट की तरफ चलना शुरू करता है और सड़क पर चलते हुए रास्ते में ही गेज बिथून ने अपने पिकअप ट्रक में प्रवीण वर्गीस को लिफ्ट की ऑफर की जो प्रवीण के द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई। यहाँ पर कोर्ट के सामने ये बात भी क्लियर कर दी गई कि प्रवीण वर्गीस ने पार्टी पर शराब या नशा नहीं किया था और जिस वक्त वो गेज बिथून के ट्रक में बैठा वो अपने पूरे होशो हवास में था। इसके बाद प्रोसिक्यूटर का कहना था कि इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर कोई कहासुनी हुई और इसी कहासुनी ने बाद में हाथापाई का रूप ले लिया और गेज बिथून के द्वारा प्रवीण वर्गीस के ऊपर एक बहुत ही घातक हमला करके उसको जख्मी हालत में जंगल में ही मरने के लिए फेंक दिया गया। कोर्ट के सामने वो सारे फोटोग्राफ्स भी पेश किए गए जो इस बात को प्रूव करते थे कि प्रवीण के शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे और यहाँ पर प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट के सामने इस बात को भी क्लियर किया कि प्रवीण की मौत चाहे एंड में हाइपोथर्मिया से हुई पर उसको हाइपोथर्मिया की कंडीशन में पहुंचाने के लिए उसके सिर पर लगी चोट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया और प्रवीण के सिर पर लगी चोट के लिए सिर्फ एक ही इंसान जिम्मेदार था और उसका नाम था गेज बिथून। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन ने इस फैक्ट को भी कोर्ट के सामने हाईलाइट किया कि जिस वक्त स्टेट ट्रूपर क्रिस मार्टिन ने 12 फरवरी की रात गेज बिथून को सड़क पर रोका उस वक्त उसके द्वारा अलग अलग बयान स्टेट ट्रूपर को दिए गए। सबसे पहले उसका कहना था कि उसको किसी अफ्रीकन अमेरिकन ने लूटने की कोशिश की और कुछ ही मिनटों बाद उसने स्टेट ट्रूपर क्रिस मार्टिन के सामने इस बात को माना कि उसने अपने पहले बयान में झूठ बोला और यहाँ पर प्रवीण वर्गीस की बॉडी से जो डीएनए मिला था उसने इस बात को प्रूव कर दिया कि उस रात गेज बिथून और प्रवीण वर्गीस एक दूसरे के कांटेक्ट में आए थे। दूसरी तरफ गेज बिथून की डिफेंस टीम ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए ये कहा कि उस रात गेज बिथून ने प्रवीण को लिफ्ट जरूर दी थी लेकिन सबसे पहले प्रवीण के द्वारा गेज बिथून के ऊपर हमला किया गया जिसके बाद उसने सेल्फ डिफेंस में प्रवीण वर्गीस के ऊपर 1-2 वार किए और जैसे ही प्रवीण ने देखा कि एक पुलिस की गाड़ी वहां पर आ रही थी वो गाड़ी से निकलकर जंगल की तरफ भाग गया। कोर्ट में इस बात को भी हाईलाइट किया गया कि प्रवीण की 2 अलग अलग टाइम पर 2 अलग अलग डॉक्टर्स के द्वारा ऑटोप्सीज भी की गई। एक डॉक्टर की रिपोर्ट ये कहती थी कि प्रवीण के शरीर पर कोई भी चोटों के निशान नहीं थे और प्रवीण की फैमिली के द्वारा हायर किए गए डॉक्टर की रिपोर्ट इस बात को क्लियर करती थी कि प्रवीण का सारा शरीर जगह जगह चोटों से भरा हुआ था। डिफेंस का कहना था कि जो भी चोटें प्रवीण के शरीर पर लगी थी वो जंगल में पेड़ों से टकराने और बाद में जमीन पर गिरने से भी लग सकती थी और वो इस बात को प्रूव नहीं करती थी कि उसके ऊपर किसी ने हमला किया।
लेकिन प्रवीण की फोर आर्म के ऊपर जो जख्म था वो इस बात की गवाही देता था कि उसके ऊपर किसी के द्वारा चाकू से हमला किया गया था। डिफेंस के द्वारा एक टाइम पर प्रवीण को उस रात शराबी हालत में भी बताने की कोशिश की गई, लेकिन टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट पहले ही इस बात को क्लियर कर चुकी थी कि प्रवीण ने ना ही बर्थडे पार्टी पर शराब पी और ना ही किसी और तरह के नशे का सेवन किया था। अब इस केस का ट्रायल खत्म हुआ और फैसले की तारीख थी 14 जून 2018। जूरी मेंबर्स ने इस केस में 7 घंटे डिलिब्रेशन के बाद ये फैसला दिया कि गेज बिथून प्रवीण वर्गीस के फर्स्ट डिग्री मर्डर के लिए गिल्टी था। अब इस केस में गिल्टी वर्डिक्ट आ चुका था और इलिनॉय स्टेट में किसी फर्स्ट डिग्री कत्ल के लिए 20 साल से लेकर 60 साल तक सजा दी जा सकती थी। और अब यहाँ पर प्रवीण के परिवार को भी ये लगने लगा था कि उन्होंने अपने बेटे प्रवीण के लिए शायद जस्टिस अचीव कर लिया है। पर इससे पहले कि कोर्ट के द्वारा गेज बिथून को सजा सुनाई जाती, इस केस में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने प्रवीण के परिवार के साथ साथ सारी कम्युनिटी को शॉक कर दिया। अब जिस वक्त जज इस केस में ये डिसाइड कर रहा था कि गेज बिथून को कितनी सजा दी जाए, तब उसके द्वारा इस केस के सारे ही डॉक्यूमेंट्स को दोबारा रिव्यू किया गया। जज माइकल क्लार्क ने जब इस केस में पुलिस के द्वारा फाइल की गई इंडाइटमेंट को पढ़ना शुरू किया, तब उसने देखा कि इंडाइटमेंट में नोइंगली शब्द का यूज किया गया था। इलिनॉय स्टेट के लॉ में ये बात क्लियर लिखी गई है कि अगर किसी को फर्स्ट डिग्री के लिए चार्ज किया जाता है, तब प्रोसिक्यूशन को कोर्ट के सामने इस बात का प्रूफ देना जरूरी होता है कि क्राइम करने के वक्त सस्पेक्ट के जो भी एक्शंस थे वो इंटेंशनल थे। और यहाँ पर इंडाइटमेंट में ये लिखा गया था कि गेज बिथून ने जिस वक्त प्रवीण वर्गीस के ऊपर हमला किया, तब उसको अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस पता थे और उसने ये काम नोइंगली किया। और यहाँ पर इंडाइटमेंट में इसी नोइंगली शब्द के इस्तेमाल के ऊपर जज का कहना था कि ये शब्द जूरी को इस केस में कंफ्यूज कर सकता था। और जज का कहना था कि इसी नोइंगली शब्द के कारण इंडाइटमेंट में एक ऐसा सेंटेंस था जिसका पूरा मतलब ही चेंज हो जाता था, जिस कारण इस केस का फैसला लेते वक्त जूरी मेंबर्स कंफ्यूज हो सकते थे। और जूरी मेंबर्स इस बात पर कंफ्यूज थे कि क्या उन्होंने इस केस में अपनी जजमेंट फर्स्ट डिग्री मर्डर पर देनी है या फिर एग्रेवेटेड बैटरी के ऊपर। और इसी एक शब्द की वजह से जज क्लार्क के द्वारा इस केस में जूरी के द्वारा दिए गए गिल्टी वर्डिक्ट को विड्रॉ कर लिया गया। यानी कि अब इस केस का मिस ट्रायल हो चुका था और अब बिल्कुल ही नए सिरे से एक और ट्रायल शुरू किया जाने वाला था। प्रवीण के परिवार के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक था। उनको 4 साल बाद जो इस केस में उम्मीद की किरण नजर आई थी, वो अब गायब हो चुकी थी और वो एक बार फिर इंसाफ की लड़ाई में बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुके थे। लेकिन परिवार ने यहाँ पर इंसाफ की उम्मीद नहीं छोड़ी और वो शिकागो से कार्बनडेल 500 किलोमीटर का रास्ता तय कर कोर्ट की हर एक तारीख में पेश होने वहाँ पर पहुँचते। और यहाँ तक कि एक टाइम पर प्रवीण वर्गीस की माँ लवली वर्गीस ने कार्बनडेल में ही एक घर किराए पर लेकर वहीं रहना शुरू कर दिया था। पर अभी इस केस का दूसरा ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ था कि 23 जनवरी 2019 को प्रवीण के परिवार को एक और बुरी खबर मिली। इस बार उनको पता चला कि प्रोसिक्यूशन ने गेज बिथून के खिलाफ जो भी चार्जेस लगाए थे वो उनके द्वारा अब ड्रॉप कर दिए गए हैं। और इसके बाद कोर्ट के द्वारा गेज बिथून के खिलाफ जो भी केस चल रहा था उसको डिसमिस कर दिया गया और अब गेज बिथून अपनी जिंदगी आज़ादी से जीने के लिए फ्री हो चुका था। प्रोसिक्यूशन के द्वारा चार्जेस ड्रॉप करने का डिसीजन क्यों लिया गया, इस पर कभी भी कोई प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं पेश की गई और प्रोसिक्यूशन का सिर्फ इतना कहना था कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी ऑनगोइंग है और हो सकता है कि फ्यूचर में फिर एक बार इस केस का ट्रायल शुरू हो। इस केस में एक सवाल जो अभी भी सबके मनों में घूम रहा है वो है प्रवीण वर्गीस की बॉडी पर मिले दूसरे डीएनए के बारे में। पुलिस ने कभी भी इस बात को क्लियर नहीं किया कि ये दूसरा डीएनए किसका था और क्या इसका भी मर्डर इन्वेस्टिगेशन के साथ कुछ लेना देना था। प्रवीण की फैमिली ने कार्बनडेल पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ जो सिविल सूट फाइल किया था उसके ऊपर भी कोई फैसला अभी तक नहीं आया। इस लॉ सूट में फैमिली के द्वारा कार्बनडेल पुलिस से $5 मिलियन की कंपनसेशन की मांग भी रखी गई है। दूसरी तरफ कार्बनडेल पुलिस डिपार्टमेंट का इसमें ये कहना है कि वो इस केस में अभी भी अपने ऑफिसर्स के साथ खड़े हैं और पुलिस ने कभी भी इस केस में कोई भी गलत डिसीजन नहीं लिया। पर पुलिस की इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई कि स्टेट ट्रूपर क्रिस मार्टिन ने 12 फरवरी की रात जब गेज बिथून को सड़क पर रोका, तब उसने इस इंसिडेंट की एक प्रॉपर रिपोर्ट भी अपने डिपार्टमेंट में फाइल नहीं की और उस रात पुलिस ऑफिसर क्रिस मार्टिन और गेज बिथून के बीच हुआ ये एनकाउंटर पूरी तरह से अनडॉक्यूमेंटेड था। प्रवीण के परिवार ने अभी भी इस केस में इंसाफ की उम्मीद नहीं छोड़ी और उनको लगता है कि कभी न कभी कोई ना कोई ऐसा एविडेंस सामने जरूर आएगा जो प्रवीण को इंसाफ दिलाने के लिए काफ़ी होगा। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। आप इस केस पर अपनी ओपिनियंस को कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।